नमस्ते, नमस्कार सभी को। देखिए, भारत के भूगोल की जो हमने श्रृंखला शुरू की हुई है, उस भारत के भूगोल की श्रृंखला में आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उन भारत के भौतिक प्रदेशों के अध्ययन में हम आज भारत का चौथा भौतिक प्रदेश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका क्या नाम है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। क्या नाम है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। यानी कि प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है, उसको हम देखेंगे कि भारत के जो प्रायद्वीप पठारी प्रदेश है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, मैप पे देखेंगे, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत का जो चौथा भौतिक प्रदेश है उसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। अब हम इसको लोकेशन देखेंगे मैप के ऊपर कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है वो है कहाँ पर। तो देखो, देखिए ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है? प्रायद्वीप। क्या नाम है? प्रायद्वीप है। यानी कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं? यानी कि ऐसी स्थल आकृति जो तीन तरफ से किससे घिरी हो? जल से। किससे घिरी हो? जल से। उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे आप सबको मालूम होगा कि इधर की तरफ जो जलीय राशि है उसका क्या नाम है? अरब सागर। क्या नाम है? अरब सागर। ठीक है। और यहाँ की तरफ जो जलीय राशि है उसका क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और नीचे की तरफ कौन सा सागर है? महासागर है, हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक है ना। तो यानी कि ये वो स्थलाकृति हैं जो तीन तरफ से किससे घिरी हुई हैं? जल से घिरी हुई हैं। जो आकृति जल से घिरी होती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ठीक है ना। इसकी जो आकृति है प्रायद्वीप ये पठारी प्रदेश की वो कैसी है? उल्टे त्रिभुज की जैसी है। आकृति की बात कर लें, इसकी जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसकी आकृति कैसी है? उल्टे त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार तो है लेकिन जैसे त्रिभुज कैसा हो? उल्टा हो। उल्टे त्रिभुजाकार आकृति है इसकी। अब देखो, ये कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पठारी। तो मैंने आपको बताया होगा शुरुआत की क्लासों में, जैसे पर्वत होता है, पर्वतों के बाद पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियों के बाद क्या होती हैं? पठार होते हैं, फिर लास्ट में क्या होते हैं? मैदान। तो यानी कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है? मेजनुमा है। कैसी है? मेजनुमा है। यानी कि जो पठार होते हैं वो कैसे बने होते हैं? मेजनुमा बने होते हैं। टेबल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। मेजनुमा बने होते हैं। यानी कि ये जो हमारा प्रायद्वीप पठार है ये कैसा बना हुआ है? मेजनुमा। यानी कि इनकी जो अगर औसत ऊंचाई की बात करें, अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो मैंने बताया था 600 से 900 मीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? औसत ऊंचाई है इसकी 600 से 900 मीटर है। अब इसमें यानी कि प्रायद्वीप पठारी प्रदेश में कौन कौन से हमारे स्टेट्स आएंगे, हम सबके बारे में डिटेल डिस्कशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये जो प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है इसका निर्माण कैसे हुआ? यानी कि जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ,
सबके बारे में देखेंगे। तो देखो, इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो एक समय है भूगोल के अंदर जिसका क्या नाम है, प्री कैम्ब्रियन। क्या नाम है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। अब प्री कैम्ब्रियन काल का मतलब आप ये समझें कि 70 करोड़ वर्ष पहले, 70 करोड़ वर्ष पहले कौन सा समय था, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है ना। यानी कि जब हमारी पृथ्वी के ऊपर या हमारी प्लेटों के ऊपर किसका उद्भव होता था, ओरिजिन लावा का उद्भव होता था, कौन से काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है ना। तो इसका निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कैसे मैंने आपको बताया था। इधर देखें, जैसे मान के चलो ये कौन सी प्लेट थी आपकी, ऊपर वाली यूरेशियाई, कौन सी थी, यूरेशियाई प्लेट थी, ठीक है, यूरेशियाई प्लेट थी। और आपने देखा होगा कि जैसे अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड था, इसको दोबारा देख लीजिएगा। इधर देखें, इसको यहाँ देखें, तो देखो इसे मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी के दो भाग थे। नीचे वाला जो बड़ा भाग था वो कौन सा था, गोंडवाना। कौन सा था, गोंडवाना। पुराने लेक्चरों में मैंने आपको बताया था कौन सा था, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ऊपर वाला कौन सा था, अंगारा लैंड। कौन सा था, अंगारा लैंड। जब हमने हिमालय का निर्माण बताया था उसमें आपको बताया था ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला कौन सा था, गोंडवाना लैंड। अब क्या होता है, इस अंगारा लैंड में, अंगारा लैंड से एक प्लेट बनती है, छोटी छोटी प्लेटें काफ़ी बन जाती हैं, जैसे आपके यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर अफ्रीकन प्लेट। तो यहाँ से एक प्लेट बनती है जिसका क्या नाम था, इंडियन प्लेट। क्या नाम था, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। और ये इंडियन प्लेट जो बनी है वो कहाँ से बनी है, गोंडवाना लैंड से। कहाँ से बनी है, गोंडवाना लैंड से बनी है। अब ये क्या करेगी, इंडियन प्लेट है ना, पहले यानी कि हम जो भारत का, जैसे आप मैप देखते होंगे, जो भारत का जो नीचे वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे था, पहले दक्षिणी गोलार्ध में था। कहाँ पे था, दक्षिणी गोलार्ध में था। लेकिन ये ऊपर की तरफ अग्रसर होने लगी। अब ये जो पार्ट है वो कहाँ पर आ गया, उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि भारत का जो अब अवस्थिति है, लोकेशन है, वो कहाँ पर है, अब उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है, अब वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो पार्ट हुआ ये किसका भाग हुआ, इंडियन प्लेट का। किसका भाग हुआ, इंडियन प्लेट का। लेकिन ये इंडियन प्लेट किससे बनी, गोंडवाना लैंड से। किससे बनी, गोंडवाना लैंड से। तो अगर आपसे पूछा जाए हमारा जो प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है भारत का, वो किस भूमि का हिस्सा है, किस भूमि का हिस्सा है। अगर लैंड पूछा जाए आपसे, किस बड़ी भूमि का हिस्सा है, यानी कि लैंड का हिस्सा है, तो आप क्या आंसर देंगे, आप आंसर देंगे गोंडवाना। क्या देंगे, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अगर आपसे पूछे जाए कि ये किस प्लेट से बना, ये किस प्लेट का हिस्सा है, प्लेट का हिस्सा, अगर प्लेट का हिस्सा पूछा जाए तो कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट है। कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट है। कौन सी प्लेट है ये, इंडियन प्लेट है, ठीक है ना। ये इंडियन प्लेट किससे बनी, गोंडवाना लैंड से बनी। अरे गोंडवाना लैंड कहाँ से बना, मैंने आपको बताया था पेंजिया था, पैंथालासा था, पेंजिया में विभाजन हुआ, दो भाग हुए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। जब हमने आपको हिमालय के बारे में बताया था, वहाँ पे आप जाके देख लें, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है ना। तो कौन सी भूमि का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। प्लेट पूछे तो इंडियन प्लेट का, क्लियर है। अब देखो, जितने भी हमारे भौतिक प्रदेश हैं भारत के, उन सभी भौतिक प्रदेशों में, जैसे आपने हिमालय को पढ़ा, हिमालय के बाद मैदान को पढ़ा, मैदान के बाद थार के मरुस्थल को पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि आपको प्रतीत हो रहा होगा कि सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कौन सा दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो हम कह सकते हैं यह भारत का सबसे बड़ा, यह भारत का सबसे बड़ा क्या है, भौतिक प्रदेश है। यह भारत का क्या है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा है ये भौतिक प्रदेश भारत का, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा है तो कुछ इसका क्षेत्रफल भी होगा,
होगा कि नहीं होगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो हम देख लेते हैं कितना है क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। अब देखो इसका निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में, लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। तो यानी अब देखें इसे भारत की आप देखें तो देखो भारत जब बन रहा था तो सबसे पहले कौन सी प्लेट बनी थी? इंडियन प्लेट। कौन सी बनी थी? इंडियन प्लेट बनी थी। यानी कि ये नीचे वाला पार्ट बना था और फिर आपको मैंने जैसे बताया होगा लेक्चर में, लास्ट लेक्चरों में, ऊपर से कौन सी प्लेट आई थी? यूरेशियाई। नीचे से कौन सी गई? इंडियन। फिर किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय से नदियां निकली। फिर किसका निर्माण हुआ? मैदान का। किसका निर्माण हुआ? मैदान का। तो यानी कि भारत का सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश बना वो कौन सा बना था? आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। क्योंकि कौन सी प्लेट बन चुकी थी? यहां से इंडियन प्लेट। कौन सी बन चुकी थी? इंडियन प्लेट। इस इंडियन प्लेट का ही तो हिस्सा है हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो हम कह सकते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश, भू आकृतिक प्रदेश, भारत का सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक प्रदेश कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। क्यों? इसका निर्माण कब हुआ था? 70 करोड़ वर्ष पहले। या कौन से समय में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में। अब इसकी हम उत्तर से दक्षिण के बीच में लंबाई देख लेते हैं और पश्चिम से पूरब की तरफ क्या देख लेते हैं? चौड़ाई। तो इसकी लंबाई जो है कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक है ना। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर के बीच में है इसकी औसत ऊंचाई है जो। ठीक है। तो ये इसका एक सामान्य इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई ये प्रायद्वीप पठार कब बना, कैसे बना, कहाँ पर अवस्थित है, क्या इसकी लोकेशन है। ये वैसे भी तो बहुत राज्यों में फैला हुआ है। हम देखना चाहेंगे कि भाई कौन कौन से राज्य में ये जो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो फैला हुआ है। देखिए ये जो है आपके गुजरात का कुछ पार्ट आ जाता है। यहाँ पर गुजरात है। यहाँ पर ये राजस्थान वाला पार्ट हो गया, आपको मालूम होगा ये ऐसे। ठीक है। तो राजस्थान का भी पार्ट आ जाता है जो आपका हाड़ौती का पठार है। ठीक है। फिर आपका ये मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है। फिर आपका कौन सा आ जाता है? छत्तीसगढ़। ठीक है। यानी गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और आपका ये यूपी वाला भी पार्ट आ जाता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका झारखंड आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपका महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र के बाद कौन सा? कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक के बाद कौन सा आ जाता है यहाँ पर? केरल। ठीक है। उसके अलावा तमिलनाडु, यहाँ पर कौन सा जाता है? तमिलनाडु। ठीक है। यहाँ पर आपका तेलंगाना आ जाता है। ठीक है। क्लियर है। तो और यहाँ पर देखिए ये आपका तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। ठीक है ना। तो इन सभी राज्यों में क्या है? ये पठार यानी कि प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है वो क्या है? फैला हुआ है। ठीक है ना। क्लियर है। और हाँ, यहाँ पर आपका कौन सा जाता है? उड़ीसा। कौन सा जाता है? उड़ीसा। ठीक है। तो इन राज्यों में क्या है? इस पठार की क्या है? अवस्थिति है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है वो इन राज्यों में फैला हुआ है, इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ना, इसके अंदर भी क्या है? बहुत सारे पठार हैं। तो हम उनको एक एक करके देखेंगे कि
कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में और कौन कौन से मतलब इसके अंदर पठार अवस्थित हैं। चलिए मैप पे देखते हैं दोबारा। तो देखें इसके अंदर मुख्य मुख्य हम पठारों को देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में कौन कौन से मुख्य मुख्य पठार हैं। तो देखो ये सबसे बड़ा जो इसका पठारी भाग हो गया, ये वाला हो गया, कौन सा हो गया, मालवा। कौन सा हो गया, मालवा का पठार। कौन सा हो गया, मालवा का पठार हो गया। अब मालवा के बाद जो आएगा इसका वो कौन सा जाएगा आपका, बुंदेलखंड का। कौन सा जाएगा, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड के बाद आ जाएगा आपका कौन सा, बघेलखंड। कौन सा जाएगा, बघेलखंड। बघेलखंड कौन सा आ गया, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड पठार। ठीक है, और ये आ जाएगा वो कौन सा, ये लास्ट में आपका छोटा नागपुर का पठार। कौन सा जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, फिर आपको मालूम होगा कि भाई फिर पर्वतमाला आ जाती हैं, कौन कौन सी, विंध्याचल आ जाती हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे सतपुड़ा आ जाती हैं। तो अभी पर्वतमालाओं को हम बाद में देखेंगे, पहले हम मुख्य मुख्य पठारों को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये विंध्याचल आ जाएगा इधर, इधर सतपुड़ा आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, विंध्याचल और सतपुड़ा। अब उसके नीचे जो आएगा ना पठार, वो सबसे बड़ा पठार होगा इसका क्षेत्रफल के हिसाब से, ये कौन सा पठार है, दक्कन का पठार। कौन सा है, दक्कन का पठार। कौन सा पठार है ये, दक्कन का पठार है। और दक्कन के नीचे आ जाएगा आपका कौन सा, इधर कर्नाटक का पठार। कौन सा जाएगा, कर्नाटक का पठार, या जिसे हम मैसूर के पठार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। अब इसमें नीचे जाएंगे हम, ठीक है ना, तो अब ये नीचे जाएंगे तो अब यहाँ पर भी पठार आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु का, तमिलनाडु पठार। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, तेलंगाना का पठार। किसका जाएगा, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार या तेलंगाना पठार। ठीक है, तेलंगाना पठार। दक्कन का हो गया, कर्नाटक का हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना। अब देखो यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया था ऊपर की तरफ कौन सा राज्य जाएगा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर भी एक पठार है, दंडकारण्य का। दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार। क्लियर है, दंडकारण्य पठार। अब देखो मैसूर हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है, पहाड़ी राज्य जो मैंने बताया था, यहाँ पर भी एक पठार है जो हमारे इसी पठार का हिस्सा है, लेकिन गंगा नदी के द्वारा
इसको क्या कर दिया गया है, इस हिस्से को यानी कि इससे अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक पठार है जिसे हम कहते हैं शिलोंग का पठार। किसका पठार? शिलोंग का पठार। और आपको मालूम है मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो इसे मेघालय के पठार के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इसी का ही पूर्वी हिस्सा है जिसे हम कहते हैं कौन का पठार? कार्बी एंगलोंग का। किसका? कार्बी एंगलोंग का। कार्बी एंगलोंग का पठार जो कौन से राज्य में है? असम राज्य में है। कौन से राज्य में है? असम राज्य में है। समझ में आ रहा है? तो ये भारत के क्या हुए? मुख्य मुख्य पठार हुए। ये भारत के क्या हुए? मुख्य मुख्य पठार हुए। अब हम एक एक का डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि भाई ये पठार कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, उसके अलावा इसमें और कौन कौन से पठार हैं जो भी इनके बारे में है डिटेल से क्लियर है। तो ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। अब इसमें हम एक एक के बारे में डिटेल से देखेंगे कि भाई मालवा का पठार है वो कहाँ पर है, कौन कौन सी नदियाँ इसके ऊपर प्रवाहित हो रही हैं, कितने कितने उस पर हैं, सब कुछ डिटेल से देखेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है? तो देखो मालवा का पठार, पहला कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं हम? मालवा का पठार। मालवा का पठार। अब देखो आपको मालूम होगा कि ये वाला जो पार्ट है आपका राजस्थान का, ठीक है, ये कौन सा पठार होता है? आपको सबको मालूम होगा राजस्थान में ये होता है हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार होता है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, ठीक है ना। हाड़ौती का पठार कह दो या दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार राजस्थान का ये चौथा भौतिक प्रदेश है। आप लोग जब राजस्थान पढ़ते हैं तो उसके देखते होंगे वहां पर। अब देखो मालवा का जो पठार है, मालवा का जो पठार है वो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है हम देख लेंगे उसको। अब देखो मालवा का जो पठार है मुख्यतः, अगर मुख्यतः बात की जाए कि भाई मुख्यतः ये कौन से राज्य में है, तो मुख्यतः आएगा तो कौन से राज्य में है ये? मध्य प्रदेश में। किस में है ये? मध्य प्रदेश में है। लेकिन इसका जो विस्तार है अन्य राज्यों में भी है, अन्य राज्य भी यहाँ पर इससे संबंधित हैं। अन्य राज्य मुख्यतः कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन जैसे अब हाड़ौती का जो पठार है वो भी तो किसका भाग है? मालवा के पठार का ही तो भाग है ना। तो हम कह सकते हैं राजस्थान में जो आपका हाड़ौती का जो पठार है तो राजस्थान भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका कुछ पार्ट आपका मालवा के पठार का यहाँ पर कौन सा राज्य आ जाता है? यूपी। कौन सा आ जाता है? यूपी आ जाता है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में भी ये एसोसिएटेड है, संबंधित हैं, ठीक है। तो यानी कि और देखो यहाँ पर ये कौन सा राज्य आ रहा है? गुजरात। कौन सा आ रहा है? गुजरात। गुजरात, ठीक है ना। यानी कि ये मुख्यतः अगर पूछा जाए कि मालवा का जो पठार है मुख्यतः कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में है। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का जो पठार है ना, और कौन सा? हाड़ौती का पठार। ये जितने भी पठार हैं, हाड़ौती का हो गया, बुंदेलखंड का हो गया, बघेलखंड का हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये जितने भी पे पठार है ना वो सब किसके भाग हैं? मालवा के पठार के हिस्से हैं सब ये। तो हम कह सकते हैं कि भाई हाड़ौती का पठार
हाड़ौती का पठार, कौमा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, हाड़ौती का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये जितने भी पठार हैं ये सब किसके हिस्से हैं? मालवा के पठार का। किसका हिस्सा है ये? मालवा के पठार का हिस्सा है। चाहे हमारा राजस्थान का हाड़ौती का पठार हो, चाहे बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, ये सब किसके भाग हैं? मालवा के पठार के हिस्से हैं। किसके भाग हैं? मालवा के पठार के हिस्से हैं। लेकिन ये पठार मुख्यतः कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। लेकिन इसका जो विस्तार है राजस्थान में भी है। कहाँ पर भी है? राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और कहाँ पर भी है? गुजरात में भी है। लेकिन जो ये अन्य जो पठार हैं ये सभी भी किसका हिस्सा हैं? या कह सकते हैं कि ये जो पठार, ये जितने पठार है बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, इसी पठार के ये पूर्वी विस्तार हैं या पूर्वी भाग हैं। कौन से पठार के? मालवा के पठार के। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि भाई इस पे कौन सी मुख्य नदी प्रवाहित होती है मालवा के पठार पर। तो आपको सबको मालूम है मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान की जनापाव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ इस पठार की जो मुख्य जो नदी है, इस पठार की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। क्लियर है? इस पठार की मुख्य नदी कौन सी हो गई? चंबल नदी हो गई। जो आपको जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बीहड़ों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बीहड़ आप लोग जानते होंगे कि नदी जब ये अपने मार्ग में चलती है तो मिट्टी को क्या करती है? काटती है। मिट्टी को क्या करती है? काटती है और काट कर क्या बना लेती है? उबड़ खाबड़ जगहों का ये निर्माण कर देती है, जिन्हें धौलपुर और करौली में किस नाम से जाना जाता है? बीहड़ों के नाम से जाना जाता है। या हम कह सकते हैं कि भाई बीहड़ों का निर्माण कर देती हैं। इन बीहड़ों को, जैसे बीहड़ का मतलब होता है उबड़ खाबड़ जगह, यानी कि पृथ्वी की जो लैंड का जो फॉर्म है ना उसने बदल दिया है। तो हम कह सकते हैं कि बैड लैंड टोपोग्राफी, ये शब्द आता है कौन सा? बैड लैंड टोपोग्राफी, यानी कि बुरा स्थल आकृति बना देती है वो, यानी कि स्थल को कैसा कर देती है? बुरा कर देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बीहड़ के नाम से जानते हैं। क्लियर है? वैसे भी इस पठार से होके आपकी नर्मदा है, आपकी ताप्ती है, वो नदियां भी इसी पठार के ऊपर से जाती हैं। नर्मदा, ताप्ती हो गई। उसके अलावा आपको पता होगा माही नदी है, माही नदी भी आपके यहीं से ही जाती है, मालवा के पठार से होकर। क्लियर है? तो यानी कि इस पठार की जो मुख्य नदी हुई वो कौन सी हुई? चंबल नदी हुई, जो बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो आगे जाके कहाँ मिल जाती है? ऊपर से कौन सी नदी आ रही है यहाँ पर? यूपी में यमुना। कौन सी आ रही है? यमुना। इससे जाके वो मिल जाती है। और यमुना किससे मिल जाती है? गंगा से। और गंगा कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है? तो और अब देखो जो मालवा का जो पठार है ना, इसकी जो अगर हम स्थिति की बात करें कि सर एग्जैक्ट ये कहाँ पर है, तो देखो इसके जो नीचे है ना, इसके जो नीचे है एक पर्वतमाला है जिसका क्या नाम है? विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। तो इसके दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला हुई? विंध्याचल पर्वतमाला हुई। कौन सी पर्वतमाला हुई? विंध्याचल पर्वतमाला हुई। और इसके अगर हम कह सकते हैं कि इसके उत्तर पश्चिम में, इस पठार के उत्तर पश्चिम में या पश्चिम में कौन सी पर्वतमाला हुई? अरावली। कौन सी हुई? अरावली हुई। क्लियर है? तो यानी कि उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है इस पठार के, और दक्षिण में कौन सी है? विंध्याचल है। कौन सी है? विंध्याचल है। और विंध्याचल को भी आपको मालूम होगा कि ये पर्वतमाला दक्षिण भारत को कौन से भारत से? उत्तर भारत से अलग करती है। कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल पर्वतमाला। क्लियर है? तो ये कौन सा पठार हुआ आपका? मालवा का पठार। कौन सा हुआ? मालवा का पठार। अब दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा कौन सा है? बुंदेलखंड का। कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार।
बुंदेलखंड का पठार। अब देखो बुंदेलखंड का जो पठार है, सबसे पहली बात तो ये किस पठार का हिस्सा है, मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड का जो पठार है वो किस पठार का हिस्सा है, मालवा के पठार का हिस्सा है, या उसी का ही विस्तार है, या कह सकते हैं कि उसी का मतलब मालवा के पठार का पूर्वी भाग है ना। अब बात आती है कि सर ये जो पठार है, बुंदेलखंड का जो पठार है वो कौन कौन से राज्यों में ये फैला हुआ है। तो देखो यहाँ पर कौन सा राज्य आ गया, एमपी, ठीक है, और एमपी के जो ऊपर की तरफ है वो कौन सा राज्य है, यूपी। कौन सा है, यूपी। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों में क्या है, ये फैला हुआ है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में क्या है, ये फैला हुआ है। कौन सा पठार कर रहे हैं हम, बुंदेलखंड का पठार दोनों राज्यों में फैला हुआ है। लेकिन हमसे पूछा जाए कि सर इस पठार का जो अधिकांश जो हिस्सा है, अधिकांश मैक्सिमम, अधिकांश जो हिस्सा है, अधिकतम मैक्सिमम, अधिकतम कौन से राज्य में होगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और मिनिमम किस में होगा, ये मिनिमम बताइए, मध्य प्रदेश में। किस में होगा, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। और ये किस पठार का हिस्सा है, मालवा के पठार का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, बघेलखंड। तो देखो बघेलखंड भी दोनों राज्यों में होगा, बघेलखंड भी दोनों राज्यों में होगा, एक तो एमपी में होगा और एक आपका किस में होगा, यूपी में। किस में होगा, यूपी में, यानी कि एमपी प्लस में यूपी। तो एमपी प्लस में यूपी यानी कि मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, तो इसमें भी आया था बुंदेलखंड के पठार में। और बघेलखंड के पठार में भी क्या आ रहा है, बघेलखंड के पठार में भी क्या आ रहा है आपका, एमपी प्लस में यूपी। क्या आ रहा है, एमपी प्लस में यूपी, दोनों राज्यों में है। लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है, इधर देख लें, बघेलखंड का जो अधिकांश भाग है, मैक्सिमम जो इसका जो पार्ट है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है भाई। और जो मिनिमम जो इसका पार्ट है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। यानी कि इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो अब आपका मध्य प्रदेश में है, और जो आपका मिनिमम जो पार्ट है वो कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है। तो यानी कि हमने आज क्या देखा, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखा, जिसमें हमने छोटे छोटे काफ़ी पठार देखे, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, हाड़ौती का पठार और अन्य पठार जो भी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि और कौन कौन से इसमें पठार हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, क्या उनकी कोई विशेषता है, इन सब पठारों में से वो कौन सा पठार है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपको कौन सा पठार दिखाई दे रहा है, दक्कन का पठार। कौन सा दिखाई दे रहा है, दक्कन का पठार दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इससे जो आप आगे नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है। आज